हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिलियन के लेक्चर नंबर 2। जो हम लोग का इसके पहले एक वीडियो हो चुकी थी, एक क्लास लेक्चर नंबर 1 समाप्त हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का बिलियन जो चैप्टर है, उस चैप्टर का टॉपिक हमारा है बिलियन का अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी लेक्चर नंबर 2 है ये। तो चलिए आइए, लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो हाँ, एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, जो बिलियन का अणुसंख्यक गुणधर्म है, एक ना एक क्वेश्चन 100% बोर्ड परीक्षा में हमेशा आता है, तो ये भूलना मत। तो बिलियन के जो अणुसंख्यक के 4 गुणधर्म है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग एक एक करके सभी टॉपिक को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन, उसका पूरा डेरिवेशन के साथ पूरा टॉप बढ़िया सा पूरे डिटेल में, और उसका न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए देरी ना करके स्टार्ट करते हैं जी। चलो बेटा, टॉपिक हमारा है बिलियन का अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो कह रहा है बिलियन के जो अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बिलियन के जो अणुसंख्यक गुणधर्म है कुल मिलाकर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? बिलियन का वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है, और हिमांक का अवनमन, और परासरण तथा परासरण दाब होते हैं। बहुत बार ऐसा पूछता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी देखते होंगे कि बिलियन के निम्न में से कौन बिलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो एमसीक्यू में भी ये भी आ सकता है। तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन। तो चलिए ध्यान देंगे। अब टॉपिक हमारा है वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वाष्प पदार्थ क्या होता है, देखिए ना, इसमें कई टॉपिक हमारे हैं। कह रहा एक है वाष्प पदार्थ, और एक है वाष्प पदार्थ अवनमन है, और एक है वाष्प पदार्थ का अपेक्षित अवनमन। तो पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देख बेटा, पहले तो सोचेंगे हम लोग वाष्प दाब, आखिरकार वाष्प दाब होता क्या है। तो देखिए जी, हम वाष्प दाब को थोड़ा एक अलग जगह से बता दे रहे हैं, समझ जाइएगा। कोई भी जो गैस होते हैं, जानते हो गैस के जो अणु होते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं। कोई भी गैस होता है, सबके अणु इधर उधर और चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो जिस तरह से गैस के अणु इधर उधर घूमते रहते हैं, उसी तरह से जो जल के अणु जो होते हैं, जल के अंदर आपस में घूमते रहते हैं, जिग जैग मोशन करते रहते हैं, इसमें घूमते रहते हैं। तो और कुछ जो जल के अणु ऐसे होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि अपना सतह छोड़ करके भाप बन के बाहर निकल जाते हैं। जिनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी वह वाष्प बन करके बाहर निकल जाते हैं। तो ध्यान देने की बात एक चीज है, ध्यान देना। तो जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है वाष्प बन करके बाहर निकल जाते हैं, और कुछ अणु ऐसे होते हैं जो यहाँ पर आकर के दाब डालते हैं। जिस तरह से हम लोग कूदते हैं तो दाब डाल करके नहीं, नीचे की तरफ दाब डालते हैं तब कूदते हैं। तो सेम उसी अंदाज में ध्यान दीजिएगा, एकदम ऐसा नहीं होता लेकिन उसी अंदाज में ध्यान देंगे। कुछ जल के अणु ऐसे होते हैं यहाँ पर दाब डालते हैं जल के सतह पर। ये जल के सतह पर क्या करते हैं? दाब डालते हैं। तो जो जल के सतह पर दाब डालते हैं, यानी भाप के माध्यम से जल के सतह पर जो डाला गया दाब होता है उसी को कहते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब, देख भाई साहब, वाष्प के अणुओं के द्वारा जल के सतह पर जो डाला गया दाब होता है उसी को कहते हैं वाष्प दाब। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो जी, गैस की तरह द्रव के अणु भी सदैव प्रत्येक दिशा में गतिमान रहते हैं। इनमें से कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा अन्य अणुओं की अपेक्षा अधिक ऊर्जा से गति करते हैं। अभी हमने बताया द्रव की सतह पर उपस्थित जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, उनमें से कुछ अणु द्रव की सतह पर छोड़ देते हैं, अतः वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और शेष द्रव की सतह पर क्या करते हैं? दाब डालते हैं। शेष द्रव की सतह पर क्या करते हैं बेटा? दाब डालते हैं। अब हमारा डिफिनीशन यहाँ देखिए, द्रव पर वाष्प के अणुओं के द्वारा डाले गए दाब को क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका वाष्प दाब बढ़ता है। अब जरा सोचिए, ये वाली बात देखिए, बहुत अच्छी बात है ये। किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका वाष्प दाब बढ़ता है। आप जरा सोचिए, कोई पानी है, पानी लिए हो पात्र में, किसी पात्र में पानी लिए हो, मान लीजिए ये हमारा पात्र है,
आप पानी लिए हो, हल्का हल्का गर्म करेंगे तो भाप कम बनेगा, हल्का हल्का गर्म करेंगे तो भाप कम बनेगा। देखिए जब शुरू शुरू में जब था तो थोड़ा के पानी बाहर निकलता था, वाष्प बाहर निकलता था। डायरेक्ट आप वातावरण में पात्र को रख देंगे तब भी इसमें से वाष्प बाहर निकलते हैं, और हल्का सा गर्म करेंगे तो और ज़्यादा वाष्प निकलेंगे। यानी जब वातावरण में जब रखे थे इसको उसी तरह से बिना गर्म किए तो हल्का हल्का वाष्प निकल रहा था, तो जब कम वाष्प निकलेगा तो उस पर कम दाब डालेगा। लेकिन तो कुछ टेम्परेचर यदि बढ़ा दिया जाए, नीचे से ताप दे दिया जाए, कुछ दे दिया जाए तो और वाष्प निकलेगा, तो और वाष्प दाब डालेगा। लेकिन जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो और भाप निकलेगा, जब और भाप निकलेगा तो और दाब डालेगा। यानी समझ सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। वही बात बोला है, किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका वाष्प दाब बढ़ता है। ये बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए किसी विलेय पदार्थों को, यहाँ ध्यान देने की बात एक चीज़ है बहुत बढ़िया, ये जान गए तो हर टॉपिक में लगभग यही सब चीज़ें हैं। किसी विलेय पदार्थ को किसी द्रव में घोलने पर द्रव के अणुओं की निर्गामी प्रवृत्ति कम हो जाती है। निर्गामी प्रवृत्ति मतलब होता है बाहर निकालने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है। ध्यान देंगे कैसे निर्गामी प्रवृत्ति कम हो जाती है, कैसे वाष्प दाब कम हो जाता है, यहाँ पे समझेंगे बढ़िया से। देख भाई इसको हम मिटा रहे हैं, यह हमारा शुद्ध विलायक है, यह हमारा क्या है, शुद्ध विलायक है। यह हमारा क्या ओनली पानी है, ये जल है, जल है। और एक पात्र लेते हैं उसमें जल भी है, समझ रहे, सेम पात्र हो भले ही अंतर बन गया हो तो अलग की बात है। अगर ये हमारा जल हो, जल और इसमें डाल दीजिए अविलेय अवाष्पशील कोई पदार्थ है जो वाष्प न बने, अवाष्पशील क्या कर दो पदार्थ डाल दो, प्लस इसमें अवाष्पशील पदार्थ डाल दीजिए, अवाष्पशील पदार्थ डाल दीजिए। आप जरा सोचो मेरे भाई, इसमें कहीं कहीं पर अवाष्पशील पदार्थ है। अब जरा देखो, जब नीचे से हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे इसको, जब नीचे से गर्म करेंगे तो ध्यान देना, जब नीचे से गर्म किया तो यहां पर आइए, तो पूरा का पूरा जो द्रव के अणु थे, जो द्रव के अणु थे, या क्या सब के सब क्या करे, भाप बन के उड़ने लगे, सब भाप बन के उड़ने लगे। एक को एक टेम्परेचर दिया जाए, मान लो किसी टेम्परेचर पे, मान लीजिए यह 120 डिग्री सेल्सियस है और इसको भी 120 डिग्री सेल्सियस ही मान लिया जाए, तो समान टेम्परेचर होनी चाहिए। देखना ये कैसे इसका वाष्प दाब कम होता है। बोला है ना कि शुद्ध विलायक, ये शुद्ध विलायक है, कोई विलेय पदार्थ इसमें नहीं मिला है। शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है, जल अगर कोई विलयन है इसमें अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया जाए तो इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। कैसे होता है ध्यान देंगे, तो यह पूरा का पूरा भाप बन के उड़ा। लेकिन तो जब इसकी बारी आती है 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो देखो जी जो जल के अणु हैं वह तो रहबे करेंगे, वह तो रहबे करेंगे, इसमें साथ साथ इसमें कौन से अणु आ जाएंगे, अवाष्पशील। यानी समझ लीजिए अवाष्पशील यहाँ आ गया, यहाँ आ गया अवाष्पशील, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। अब जरा सोचिए, पानी तो भाप बन के उड़ रहा था, उड़ रहा था, पानी भाप बन के उड़ रहा था, लेकिन तो जो अवाष्पशील इसमें आ गया यहाँ पे, अब इसके सीध पर उड़ेगा नहीं उड़ेगा। अब यहाँ पर जाने का प्रयास, इधर से जाने का प्रयास करेगा, इधर से, तो यहाँ पर भाप नहीं बना, इस सीध पर भी भाप नहीं बनेगा, इस सीध पर भी नहीं बनेगा और इस सीध पर भी नहीं बनेगा। तो यानी इसकी अपेक्षा इतने डिग्री सेल्सियस पे समान पात्र हो तो इसमें भाप कम बनेगा। जब भाप कम बनेगा तो वाष्प दाब इसका कम होगा। इसलिए बोला है कि जो शुद्ध विलायक होते हैं इसका वाष्प दाब अधिक होता है, जो शुद्ध विलायक नहीं होते हैं, यानी विलयन का जो विलायक होते हैं, देखिएगा ये जल और अवाष्पशील, विलेय और विलायक दोनों हैं। यानी कह सकते हैं विलयन का जो विलायक होगा इसका वाष्प दाब, जो शुद्ध विलायक होगा इसके वाष्प दाब से क्या होगा, कम होगा, यह वाष्प दाब कम होगा। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। देखिएगा
किसी विलेय पदार्थ को किसी द्रव में घोलने पर, घोला गया है ना, घोलने पर द्रव के अणुओं की निर्गामी प्रवृत्ति कम हो जाती है, यानी बाहर निकलने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अतः किसी विलयन में विलायक का, कोनो विलयन है उसमें विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यही बात यहाँ पे बोला है। अगला देखेंगे, वाष्प दाब का अवनमन और राउल्ट का नियम बीसी में आ जाएगा सारी चीजें। अभी पूरा वाष्प दाब ही चल रहा है। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब को क्या मान लिया यहाँ पे? शुद्ध जो विलायक था, ओनली जो पानी था, उसके दाब को पी मान लिया जाए, और विलयन में विलायक का वाष्प दाब को पीएस, यानी उसमें विलेय पदार्थ डाला, सॉल्वेंट डाला, तो उसको पीएस मान लिया जाए। तो शुद्ध विलायक को हमने क्या माना? पी, और विलयन में विलायक वाष्प दाब को पीएस, कि जो अंतर होता है, अंतर है बेटा, ये क्या है? अंतर है, अंतर है। पी माइनस पीएस को विलायक वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वंस अगेन, एक था हमारा जो विलयन इधर वाला जो था, ओनली जो का था जल था, यह विलायक था। यह क्या था बेटा? विलायक था। और एक जो हमारा था, यह हमारा एक जो था, यह इसमें जल भी था और अविलेय पदार्थ भी था। अवाष्पशील कह सकते हो, अवाष्पशील कह दीजिए, अवाष्पशील। ध्यान देना, बहुत ईजी है, कुछ है नहीं, दम नहीं है। तो यह शुद्ध विलायक है। इसके वाष्प दाब को हमने क्या मान लिया? पी। जब इसमें विलेय डाल दिया, अविलेय पदार्थ डाल दिया, अवाष्पशील सॉल्वेंट डाले, विलेय डाल दिया, इसके वाष्प दाब को क्या मान लिए? पीएस। तो इसका वाष्प दाब कम होगा और इसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। तो P माइनस पीएक्स के जो अंतर होता है वाष्प दाब का, उसी को कहते हैं वाष्प दाब अवनमन, यानी कमी हुई है। इसका वाष्प दाब अधिक है और इसका वाष्प दाब कम है, तो अवनमन मतलब होता है कमी। तो वही कह रहा है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P तथा विलयन में विलायक का वाष्प दाब पीएस के अंतर P माइनस पीएस को विलायक का वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। अब ध्यान देना, P माइनस पीएस के जो अंतर होता है उसी को विलय वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और ध्यान देना, अब आपेक्षित अवनमन किसे कहेंगे? ध्यान देने, यानी जो वाष्प दाब का अवनमन होगा P माइनस पीएस, और जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होगा P, इसके अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन कहते हैं। वंस अगेन यहाँ आइए, विलायक के वाष्प दाब का अवनमन यानी P माइनस पीएस तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन कहते हैं। यही बात हम लोग को पढ़ना था और तभी से ही सब बातें घुमा फिरा करके बातें कर रहे थे। तो बातें समझ में आ गई। तो वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन बराबर हो जाएगा P माइनस पीएस अपान P। बात समझ आ गई। तीन बातें थी। एक वाष्प दाब का, यानी जब कोई वाष्प जल की सतह पर दाब डालता है तो उसे कहते हैं वाष्प दाब। और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन में विलायक वाष्प दाब के जो अंतर होता है P माइनस पीएस को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और अपेक्षित अवनमन किसे कहेंगे उसको ध्यान देना। वाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। ये बातें समझ में आ गई। अब अगले टॉपिक पर आइए। राउल्ट का नियम देखिए, उन्होंने बोला कि जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होता है वह राउल्ट के नियम के बराबर होता है। राउल्ट भाई सब खुद बोल रहे हैं। इस नियम के अनुसार अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन P माइनस पीएस अपान P विलेय के मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, हम लोग बहुत इसके लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे। आप नहीं तो लेक्चर नंबर 1 में जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिए हैं, इसमें जाकर के देख सकते हैं। n अपान n प्लस n के बराबर होता है। अब इस नियम के अनुसार देखिए, राउल्ट के नियम के अनुसार एक चीज देखेंगे। अब कहानी आती है हमारी मेन बातें बेटा। राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार
क्या बोले भाई साहब, राउल्ट भाई साहब क्या बोले? उन्होंने कहा कि जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो होता है P माइनस पी एस अपान जो P होता है, यह किसके बराबर होता है? यह विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मूल प्रभाज होता है एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है। यह राउल्ट के अनुसार होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। इक्वेशन नंबर क्या मान लिया? फर्स्ट मान लिया। अब इसको थोड़ा सा और इजी करना हो तो दोनों पक्षों में एक घटा दीजिए। दोनों पक्षों से एक घटाने पर, वैसे तो हम पीएस को भी खत्म कर देते, लेकिन छोड़िए, दोनों पक्षों में एक को घटाने पर तो लिख देंगे दोनों। अब बेटा राव देखो, आगे इसकी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन का फार्मूला निकालने जा रहे हैं मोलालता के पद में, उसी को हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, दोनों पक्षों को एक से घटाने पर, इसलिए कर रहे हैं थोड़ा छोटा आ जाएगा, अभी घटा दीजिए। 1 माइनस P माइनस पी एस अपान P हो जाएगा, एक से घटाएंगे तो 1 माइनस पी एस अपान P इक्वल टू ए भी हो जाएगा 1 माइनस एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब इसका गुणा कर दीजिए इसमें, तो P का नाम P हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। पी एस अपान P हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल का गुणा एक में करेंगे तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और माइनस क्या हो जाएगा? एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। देख भाई साहब, P से P कैंसिल हो जाएगा, P से P क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, और स्मॉल एन से स्मॉल एन कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस से वजह से, तो यह हो जाएगा आपका पी एस, या बेस में है, पी एस को ऐसे मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ओहो, हमने बेस में लिखा पी एस अपान P इक्वल टू कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लेंगे? 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। यहां पर लिख देंगे, सस्ता करने के लिए कर रहे हैं सब सारी चीज, समीकरण 1 भागा समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने पर, आप पूरा हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर। अब देखिए, भाग दीजिए समीकरण 1 से, P माइनस पी एस अपान P माइनस पी एस अपान P अपान पी एस अपान पी एस अपान P हो जाएगा नीचे, इक्वल टू समीकरण 1 यह है और 2 यह है, इसमें से इसको भाग दिया। अब इसमें से इसको भाग दीजिए, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, समीकरण नंबर 1 हो गया, अपान समीकरण नंबर 2 कैपिटल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। है ना मेरे भाई ने? अब देखिए, इसका गुणा इसमें होता है और उसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है, इसको ध्यान देंगे। देखो, देखिए, इसका गुणा इसमें होता है और इसका गुणा इसमें होता है, इसी तरह इसमें भी होता है। तो देख भाई, इसका गुणा इसमें हुआ तो इससे ये दोनों समान कट गया, P से P कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास क्या? बच गया हमारे पास P माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू बच गया हमारे पास स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। यह हमारे पास एक फार्मूला निकल करके आ गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग लिखेंगे राउल्ट का नियम तथा उसके अणुभार। हेडिंग डाल देंगे मेरे भाई, राउल्ट का नियम तथा उसके अणुभार। हेडिंग हमारा है, ओहो, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम
तथा उसके अणुभार, यह हमारा हेडिंग है। अब इसको हम चलेंगे अगले स्टेप पे। हमारा नियम क्या, P माइनस पी एस अपन पी एस इक्वल टू स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यही है मेरे दोस्त ना। अगले स्टेप में आइए, इसको फार्मूले को याद रखेंगे, ध्यान देना। P माइनस पी एस अपन पी एस स्मॉल एन कैपिटल एन। चल भाई, P माइनस पी एस अपन पी एस, क्या यार, P माइनस पी एस अपन पी एस इक्वल टू स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। ये हमारे पास फार्मूला निकल के नहीं आया था, P माइनस पी एस अपन पी एस स्मॉल एन अपान कैपिटल एन। देखो जी, अब क्या कीजिए, अणुभार के रूप में लिखिए हियर, हियर यहाँ P क्या है मेरे भाई, P क्या है, P क्या है, P इक्वल टू लिख देंगे पूरा, या तो लिख सकते हैं जहां जहां P बराबर क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब है, वाष्प दाब। और पीएस क्या है, विलयन में विलायक का वाष्प दाब है, विलयन में विलायक का वाष्प दाब है। और यन क्या है, यन बराबर है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या ही है। और कैपिटल एन बराबर क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। चल भाई, अब इसके फॉर्म में लिखो, तो P माइनस, नाउ अब P माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल या विलय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का भार वटे अणुभार अपान कैपिटल एन, विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का भार अपान उसका अणुभार। यह हमारे पास हो जाएगा। इसका गुणा इसमें हो जाता है, इसका गुणा इसमें हो जाता है। इसको लिख सकते हैं स्मॉल डब्लू गुणे कैपिटल एम अपान स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। यह हमारे पास एक नियम निकल कर आया। और एक चीज जानते हैं हम लोग दोनों लोग, मोललता। मोललता का फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ लिख दे रहे हैं। मोललता का फार्मूला इधर लिख दो। मोललता का फार्मूला क्या होता है, विलय के भार अपान विलय का अणुभार गुणे विलायक का अणुभार होता है ना, विलायक का अणुभार है होता है जी, विलायक का अणुभार गुणे 1000। आप चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। तो देख रहे हैं इसको हम मोललता के फॉर्म में कैसे लिखें। स्मॉल डब्लू है, चलो सही है। स्मॉल एम है, ये भी सही है। कैपिटल डब्लू है, ये भी सही है, ये दिनों। लेकिन तो कैपिटल एम नहीं है, तो कैपिटल एम नहीं है तो क्या करेंगे, एम से नीचे भाग देंगे। जब नीचे एम से भाग देंगे तो इधर भी नीचे एम से भाग देनी पड़ेगी। 1000 नहीं है तो 1000 से इधर गुणा करेंगे। 1000 भी नहीं है ना, यहाँ पे जो है यहाँ पर भी 1000 नहीं है, तो 1000 से यहाँ गुणा करेंगे तो 1000 से यहाँ गुणा करेंगे। यानी कह सकते हैं कि 1000 से दोनों पक्षों में 1000 से गुणा तथा कैपिटल एम से भाग देने पर। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 1000 से गुणा 1000 से गुणा
वह वह विलायक विलायक का जो, कहाँ के लिखे नहीं का जी, पूरा लिख दे, अभी लिख देंगे पूरा। कैपिटल एम से भाग देने पर, विलायक का अणुभार है ना, एम कैपिटल एम से भाग देने पर, गुणा हुआ कैपिटल एम से भाग देने पर, भाग देने पर। चल भाई भाग दे दिया जाए, भाग देंगे हम लोग इसको, क्या दोनों पक्षों में भाग देंगे। जब भाग दे दिया जाएगा तो P माइनस पी एस, P माइनस पी एस गुणा करेंगे 1000 से, 1000 से गुणा है, अपान पी एस गुणे कैपिटल, कैपिटल एम से भाग दे रहे हैं, कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल डब्लू गुणे कैपिटल एम, स्मॉल डब्लू गुणे कैपिटल एम अपान स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू, स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। यह हो गया ना। अब इसमें क्या कर देंगे बेटा, 1000 से गुणा कर देना है हमको, 1000 से गुणा कर देना है और कैपिटल एम से भाग दे देनी है, यही करनी है ना। अब देख भाई साहब, कैपिटल एम से कैपिटल एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, बचेगा हमारे पास P माइनस पी एस अपान पी एस गुणे एम, और यहाँ पर गुणा क्या है 1000, 1000 चाहो तो गुणे इस तरह न लगा करके जब ब्रैकेट लगा ही दिए तो 1000 यहाँ डायरेक्ट लिख दो, 1000 इक्वल टू स्मॉल डब्लू गुणे 1000, स्मॉल डब्लू गुणे 1000 अपान स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू गुणे 1000 स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। यही ना मूललता वाला पद, यही ना बेटा मूललता वाला पद। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं मूललता। देख भाई यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे क्या, मूललता, यानी P माइनस पी एस अपान पी एस गुणे कैपिटल एम, और यह हो जाएगा गुणा 1000 इक्वल टू मूललता, यानी मूललता बराबर इतना हमारे पास फार्मूला निकल करके चला आ जाएगा। तभी से हम लोग इसी को पढ़ने के लिए पढ़ रहे थे। यह हमारे पास फार्मूला है। जहाँ स्मॉल डब्लू बराबर क्या है बेटा, नया नया जहाँ पर आए लिख दो, जहाँ स्मॉल डब्लू बराबर क्या है, स्मॉल डब्लू बराबर क्या है, स्मॉल डब्लू बराबर है हमारा, ये भाई कलर चेंज कर रहा है, कलर वो चेंज नहीं हो रहा है। स्मॉल डब्लू बराबर है बिले का भार, बिले का भार, भार है। कैपिटल स्मॉल डब्लू कैपिटल एम बराबर क्या है, बिले का अणुभार, बिले का अणुभार है, अणुभार हो गया। और कैपिटल एम बराबर कैपिटल डब्लू बराबर क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार, विलायक का भार। और कैपिटल एम बराबर क्या है, विलायक का अणुभार है। अब इसी तरह से हम लोग आगे सवाल देखेंगे, विलायक का अणुभार है ये। अब आगे न्यूमेरिकल इसको लगाएंगे हम लोग, देखेंगे बेटा ये हमारे पास एक फार्मूला निकल कर आया, मोललता बराबर P माइनस पी एस अपान पी एस इंटू कैपिटल एम गुणे 1000। अब अगला देखेंगे चीज़ें हम लोग। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए बेटा, एक न्यूमेरिकल आ जाइए। कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन का वाष्प दाब 800 mmHg है। जब बेंजीन में विलेय पदार्थ घोला जाता है, पदार्थ को डालकर विलयन बनाते हैं तो वाष्प दाब घटकर 761 mmHg हो जाता है। तो विलयन की सांद्रता मोललता के पद में ज्ञात कीजिए। अब सॉल्यूशन में आइए, क्या क्या ज्ञात है, ज्ञात क्या क्या हमको है, ज्ञात है क्या है भाई, 25 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन का वाष्प दाब इतना, बेंजीन के विलेय पदार्थ डाल करके देखिए, यानी बेंजीन का वाष्प दाब इतना है। जब बेंजीन में विलेय पदार्थ, यानी बेंजीन क्या है, विलायक है। यह क्या है बेटा, विलायक है। आप कोई विलेय पदार्थ डालेंगे तो बेंजीन का वाष्प दाब स्टार्टिंग में शुरुआत में पी एस है, कुछ डाला नहीं गया है ना, सॉरी पी है ओनली।
बेंजीन का वाष्प दाब 800 है। जब बेंजीन में विलेय पदार्थ जब डालकर विलयन बनाते हैं ना, शुद्ध अब विलयन बन चुका, तो वाष्प दाब घटकर इतना हो जाता है। यानी शुरुआत में वाष्प दाब ज्ञात किया, पी कितना है बेटा, 800 है। 800 जब विलयन में बेंजीन में जब विलेय डाल देते हैं तो पदार्थ जब डालते हैं तो वाष्प दाब घटकर इतना हो जाता है। यानी डाल दिए तो वाष्प दाब तो घटबे करेगा, पीएस हो जाएगा 761 हो जाएगा। तो कह रहा विलयन की सांद्रता मोललता के पद में ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है मोललता, मोललता ज्ञात करनी है। अब मोललता ज्ञात करने के लिए भाई फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास क्या है देख लेटिए। फार्मूला हमारे पास है P माइनस पी एस अपान पी एस गुड़े कैपिटल यम गुड़े 1000। यही था ना फार्मूला बेटा मोललता का, मोललिटी का फार्मूला ही था ना, P माइनस पी एस अपान पी एस। देख लीजिए यहाँ पे P माइनस पी एस अपान पी एस गुड़े कैपिटल एन। अब 1000 है तो 1000 है, P पता है, पी एस पता है, कैपिटल एन, कैपिटल हमारा क्या, यम क्या है, विलायक का अणुभार है। इसमें विलायक क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन का अणुभार निकालेंगे। हमको मोललता ज्ञात करनी है। बेंजीन का अणुभार यानी विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार जो होता है कैपिटल यम होता है ना भाई साहब, कैपिटल यम होता है। इसका अणुभार बेंजीन का सूत्र क्या, C6 है, H6 हो जाता है। तो 12 होता है ना, कार्बन का अणुभार 12 होता है, तो 12 है। कार्बन कितना है, 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, कितना है, 6 है। तो 12 6 के 72 प्लस 6 78 हो गया, इसका अणुभार हो गया। चलिए सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं, अब यह फार्मूला लीजिए बेटा, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, बातें समझ में आ रही है। चलो भाई, चूंकि हम जानते हैं मोललता बराबर मोललता, मोललता, चलिए फार्मूला तो थोड़ा, फार्मूला को थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए जाए। अरे यार चल, चूंकि हो गया ना, बात खत्म करो। देखिए फार्मूला, चूंकि हम जानते हैं फार्मूला, फार्मूला क्या है, मोललता, मोललता इक्वल टू हो जाएगा P माइनस पी एस अपान। देखिए यह बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है सब। तो मैं सोचेगा इंपॉर्टेंट है, समझे नहीं आ रहा छोड़ दे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार देखो न्यूमेरिकल को, बार बार लगाओ तब समझ में आएगा। मोललता P माइनस पी एस अपान पी एस गुड़े कैपिटल यम गुड़े 1000 गुड़े 1000, यही ना बेटा। तो P कितना हमारे पास, P है 800, P हमारा कितना है 800, गुड़े PS कितना है, PS है 701, ओहो माइनस है ना, माइनस है 761 है, P माइनस PS गुड़े 1000, 1000 अपान PS कितना बेटा 761 है, गुड़े कैपिटल यम, कैपिटल यम बराबर 78 है। चलिए 10 में से 1 जा, 10 है ना, 10 में से 1 जाएगा, बे 761 सही है। तो सही है, 10 में से 1 जा 9 हो गया, यहाँ पे बचाएगा 9, 9 में से 6 जा, 9 में से 6 जा 3 हो गया 39, 7 में 7 जा कंथम खत्म सेवा 1000 अपान 761 गुड़े 78, 761 में 39 का भाग जाएगा। अच्छा हाँ, 39 से कन्नम, यहाँ देख लो भाई साहब, 39 से कन्नम 39 आधे यार, 39 से कन्नम 39 से कन्नम 39, 39 दूना 78। अरे यार पागल बना दिया तो, 39 दूना 78 हो जाएगा ना। देख भाई साहब 39 से कन्नम 39, 39 दूना 78,
दो एका नम दो, दो एका नम दो, और दो पचे 10 और 2 0 0, 500। आ गया हमारे पास कितना, आ गया हमारे पास 500, 500 अपान 761, भाग दे दीजिए। 761 से भाग देंगे मेरे भाई 500 में, दशमलव जाएगा, जीरो बढ़ा लेंगे। 5 हजार 7 चौक 28, 7 5 पे 7 6 के 42, 6 मार्त में कीजिए। 6 का नाम 6, 6 6 36 को 6, 6 का नाम 6, 6 36 6 3 हासिल, 7 6 के 42 तथा 45 हो जाएगा ना, सही है। 10 में 6 जाएगा 4, 9 में 6 जाएगा तो 3, 9 में 5 जाएगा तो 4, कैंसिल, जीरो बढ़ा लीजिए। 45 यानी 5 मार्त में जाएगा एंड 0.65 पाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 0.65। मोललता मेरे भाई, मोललता यम में आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं जी। चलो भाई नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। चला जा, कह रहा जल का वाष्प दाब 25% कम करने के लिए 100 ग्राम जल में यूरिया को कितना मात्रा में घोली जाए। भाई साहब दम है इसमें। जल का वाष्प दाब यानी लग रहा है ये हमारा क्या है, विलायक है, यह हमारा क्या है, विलायक है। विलेवा कौन है, यूरिया है। यूरिया क्या है बेटा, यह विलेय है। तो चलिए भाई साहब, हमको ज्ञात क्या करनी है, जल का वाष्प दाब इतना कम करने के लिए 100 ग्राम जल में यूरिया को कितनी मात्रा में घोली जाए। यूरिया का ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है। साल में आइए, सॉल्यूशन में आइए बेटा, बहुत बढ़िया। विलेय का अणुभार, सॉरी विलेय का ग्राम में मात्रा पूछ रहा है, वही क्या यार, विलेय का ग्राम में मात्रा पूछ रहा है, कह रहा है विलेय, विलेय कौन है, यूरिया। अब पता कैसे चलेगा कौन विलेय कौन विलायक है, भाई साहब जल है। जल का वाष्प दाब कम करने के लिए 100 ग्राम जल में यूरिया को कितनी मात्रा में घोली जाए। यूरिया घोलेंगे तो विलेवन होगा, तो यूरिया विलेय का कितनी मात्रा, ग्राम में मात्रा पूछ रहा है, कौन ग्राम और में है, ग्राम है, चलो चलो ग्राम में, एक ग्राम में दिया तो ग्राम में मान लेंगे, ग्राम में मात्रा। देख बेटा यदि ग्राम में नहीं लिखता ना तो यहाँ पर लिखते सिर्फ विलेय का मात्रा, लेकिन यहाँ ग्राम जल में पूछा है तो ग्राम में वो भी रहेगा। विलेय का ग्राम में मात्रा पूछ रहा है। जानकारी क्या क्या है, जानते क्या क्या है, जल का वाष्प दाब 25% कम करने के लिए शुरू में वाष्प दाब कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। परसेंटेज मतलब 100 होता है, सबको पता होनी चाहिए। तो जल का वाष्प दाब 25% कम करने के लिए भाई साहब, यानी वाष्प दाब लग रहा 100 था, 100 मतलब परसेंटेज मतलब होता है 100, इतना ध्यान रखिएगा। होता है तो 1/100 होता है, लेकिन 100 मानते हैं यहाँ पे, 1/100 नहीं 100 देखेंगे। देखिए ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है, ज्ञात है पी कितना मेरे भाई 100, शुरू में 100 था, 25% कम करने के लिए पीएस 25% कम हो गया तो कितना बचेगा, 75 हो गया। 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में विलायक, विलायक है ना जल, विलायक का ग्राम में मात्रा, विलायक का ग्राम में मात्रा न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पर विशेष फोकस कीजिएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। विलायक का ग्राम में मात्रा 100 ग्राम जल में, जल ही तो विलायक है, विलायक के ग्राम में मात्रा कितना बेटा ग्राम है 100 ग्राम। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, विलायक का ग्राम में मात्रा किसको प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल W इक्वल टू कितना है 100 ग्राम। 100 ग्राम है भाई साहब, विलायक के ग्राम में मात्रा कैपिटल W, तो स्मॉल W निकाल लीजिए ना, स्मॉल W निकाल दीजिए। विलेय के ग्राम में मात्रा क्या है, विलेय के ग्राम में मात्रा विलेय, ए भाई साहब स्मॉल W तो है ही है, ये तो कैपिटल M होगा,
विलायक का अणुभार निकाल लीजिए। विलायक का अणुभार, विलायक का ग्राम में मात्रा तो पता है, अब इसका निकाल लेंगे अणुभार। पता चल जाएगा अभी क्यों निकाल रहे हैं, ध्यान देना। अणुभार को क्या करते हैं, कैपिटल अणुभार, कैपिटल यम। विलायक को कैपिटल यम। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। 18 होता है ना, 2 हाइड्रोजन का प्लस 16 ऑक्सीजन का, 16 2 18 हो गया। अब देखिए, यानी अब ये कैपिटल W हो गया, कैपिटल M हो गया, स्मॉल W स्मॉल M बाकी है। यानी यूरिया, यूरिया का सूत्र क्या होता है, 60 होता है उसका अणुभार, इतना पता है ना। अब यूरिया, यूरिया मतलब विलेय, विलेय का अणुभार ज्ञात कीजिए। ग्राम में मात्रा तो पता करनी है, अणुभार तो पता ही है। यूरिया यानी विलेय का अणुभार, अणुभार कितना है मेरे भाई, स्मॉल m है ना, स्मॉल m। इसका सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, यही ना है यूरिया का सूत्र है। तो अणुभार देखिए, नाइट्रोजन का 7 दूना 14, 14 दूना 2 नाइट्रोजन तो 28 हो जाएगा। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, ये 14 ये 28 हो गया। हाइड्रोजन का 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 दूना 4 हो गया। और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 60 हो जाना चाहिए। 28 12 कितना हो जाएगा, 40, 40 4 44, 44 6 50 10, 60 हो जाएगा इसका स्मॉल m। सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं। उस वाले फार्मूले से नहीं लग पाएगा, P माइनस पी एस इक्वल टू P माइनस पी एस अपान पी एस गुड़े कैपिटल M गुड़े 1000। कहाँ W आ रहा है, नहीं लग पाएगा उससे, इसलिए दूसरा वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये वाला देखो, ये वाला फार्मूले का यूज करेंगे बेटा, ये वाले फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग, इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे, तब जाके सवाल लगेगा। चला जा, ये वाला फार्मूला देखते हो ना, P माइनस पी एस अपन पी एस स्मॉल W अपन स्मॉल M कैपिटल M अपान कैपिटल W। इस वाले फार्मूले को देखिए, क्योंकि हम जानते हैं P माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू स्मॉल दे भाई साहब, स्मॉल W, अरे भाई साहब स्मॉल W है, स्मॉल W गुड़े कैपिटल M अपान स्मॉल M गुड़े कैपिटल W। ये फार्मूला हमारे पास है। तो P कितना है मेरे दोस्त, P हमारा 100 है, PS कितना है 75 है, PS कितना है 75 है, इक्वल टू स्मॉल W पता करनी है, स्मॉल W पता करनी है। कैपिटल M कितना है, कैपिटल M हमारा 18 है, अपान स्मॉल M कितना है, स्मॉल M हमारे पास 60 है, कैपिटल W कितना है 100 है। अब पता चला कि क्यों हम लोग ये सब ले रहे थे, इसी कर ले रहे थे। तो 100 में से 75 जाएगा तो 25 अपान 75 इक्वल टू स्मॉल W गुड़े 18 बटे 60। चलो चाहिए तो काट देना, खैर छोड़ो, अगले स्टेप में काट देंगे। चल भाई काट, 25 से कनम 25, 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 से कनम 25, 25 तिया 75। अब देखो 6 3 18 और 6 का नम 6 हो जाएगा, 3 से तो गुड़ा हो जाएगा यहाँ से ना। अब देख भाई, यह हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/3। ओहो ये 3 है तो यह हो जाएगा 1, चलो इसी पर देख लो 1/3
यह हो जाएगा 1/3, हद है यार, 1/3, चलो इसी को देख लो, गुड़े स्मॉल डब्लू गुड़े 3/10 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब। चलो जी, अब आगे देखो। अब देखो जी, 1/3, 3×3 9 हो जाएगा, चलो भाई 3×3 हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, 1/9 इक्वल टू स्मॉल डब्लू अपान 10, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000/9 इक्वल टू स्मॉल डब्लू, तो स्मॉल डब्लू बराबर हो जाएगा 1000 से भाग दे दीजिए, 9×9 10 हो जाएगा, 9×9 9×9 9×9, यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना ग्राम आंसर हो जाएगा जी, इसको नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक का उन्नयन, तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद।